हेलो बच्चों, चलो बेटा आज की कहानी शुरू करते हैं। हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट ये टॉपिक शुरू करेंगे। इसके पहले तीन बड़े टॉपिक प्लांट फिलॉजी के हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट था बेटा, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन हमने देखा, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक था फोटोसिंथेसिस, जिसको हमने एक एक चीज़ लिखा के आपको पढ़ाया। काफ़ी टफ साइकिल थी, सबको पढ़ाया गया, लिखा गया। जाके अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, और किसी क्वेश्चन फंसेगा आके तुरंत यहाँ पे पूछेंगे, बेटा ध्यान देंगे। ठीक, शुरू करेंगे अगला चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और बहुत से बच्चों को टफ लगता है ये। तो इसमें भी कुछ साइकिल आएंगी, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन वाला, फिर क्रेब्स साइकिल देखेंगे, ईटीसी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक एक करके हम लोग सीक्वेंस वाइज बेटा आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों को जहाँ भी प्रॉब्लम आती है, पहले कभी पढ़े हों बोर्ड में या कहीं अदर जगह, तो अपनी कमी को सुधारेंगे, ठीक है ना, तभी मजा आएगा आपको। चलिए सबसे पहला टॉपिक का नाम लिखता हूँ मैं यहाँ ऊपर, रिस्पायरेशन इन प्लांट। ये रहेगा टॉपिक, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक बेटा, और इस टॉपिक में सबसे पहला जो पार्ट है, जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। ध्यान देंगे, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन। और आपकी एनसीईआरटी में बेटा ये 2 पेज जो शुरुआती हैं, पहला जहाँ चैप्टर का नाम लिखा है उसके नीचे पूरा, एंड राइट साइड का भी, जब तक हेडिंग न आ जाए, ये सब पार्ट दे रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में। ध्यान देंगे, तो एक एक करके हम आपको पढ़ाएं बेटा। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा वो चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी ने ये लिख रखा, हम जितने भी लिविंग बॉडी है, हम लोग जिंदा रहते तो एनर्जी कहाँ से आती। एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए भैया सबको? चाहिए तो कहाँ से आएगा? तो आंसर पूछते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। कहाँ से आया? ब्रेकडाउन जो होता है, भोजन खाना पीना खाते हैं हम लोग, वो जाके बेटा टूटेगा, वही जो टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस बोल देंगे, तो हमको वहाँ से एनर्जी मिलता है। ये सब चीज़ें इन्होंने लिख रखा है पहले पैराग्राफ में। दूसरा, ये आपको पहले क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी पहले पूछे उसको उल्टा लिखेगा। पूछा कि हम लोग जो डेली लाइफ की एक्टिविटी करते हैं, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करें, चाहे जो भी एक्टिविटी है लाइफ रिलेटेड, इसके लिए हमको एनर्जी कहाँ से आया। तो एनर्जी भाई मेरे कहाँ से आया, तो हम सबको पता है बेटा एनर्जी कम्स फ्रॉम, तो जानते रहेंगे कहाँ से, कम्स फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड, वहाँ से आएगा, ध्यान देंगे। ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, कोई चीज़ कट रहा है, देन रिस्पायरेशन कैसा हुआ, कैटाबोलिक कि एनाबोलिक, तो कैटाबोलिक प्रोसेस होगा, एंड एनर्जी रिलीज हुआ है, वही एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसे हम लोग जानते रहेंगे बेटा, बोलेंगे एक्सर्गोनिक प्रोसेस। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी के ऊपर कहीं चिपका लेना, आप भी ये बात कहीं नहीं लिखा, जबकि इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेशन जो लिख रखा है, इट इज ए, सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन इज ए कैटाबोलिक एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक प्रोसेस होगा बेटा, ये ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोग को आना चाहिए कैसा प्रोसेस है, और ये ध्यान दें। चलें, एवरी लिविंग बॉडी, जो भी हम लोग लिविंग बॉडी है, हम लोगों में एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट डेली एक्टिविटी। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मैं लिख दे रहा हूँ एनसीईआरटी पॉइंट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, सभी के सभी बेटा रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर एनर्जी फॉर डेली लाइफ एक्टिविटी। रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होगी, हम लोग को ध्यान देंगे। इस तरह से हम लोग बेटा एक जान चुके हैं प्रोसेस जो चल रहा है लाइफ रिलेटेड। हम इसके लिए हमको डेली लाइफ के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर होगा एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, ये एनर्जी आएगा कहाँ से, यहाँ से इसका डिफिनीशन देखिए कैसे कैसे हम लोग पहुँच रहे डिफिनीशन की तरफ। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, यही जो भोजन टूटा है, यहाँ से एनर्जी आई, ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बेटा रिस्टोर हो जाएगा। यही जो हुआ है ब्रेकडाउन भोजन का,
एनर्जी का रिलीज होना, वहीं एंड प्रोडक्ट बनेगा CO2 वाटर, एंड एनर्जी जो हुआ है रिलीज ATP के रूप में स्टोर हो जाए। ये कंप्लीट प्रोसेस जो हुआ दैट इज कॉल्ड एज रिस्पायरेशन। अब इसके जस्ट बाद मैं आपको लिखने जा रहा हूँ रिस्पायरेशन की बेटा डिफिनीशन। ये आप लिख लेना, जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर देखिए बड़ी रिस्पायरेशन है क्या? रिस्पायरेशन क्या है बेटा? जानते हैं ब्रेक डाउन या फिर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन थोड़ा सा और मोटा करें पहले। रिस्पायरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ सब माइक्रोमॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन ऑफ सम माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ये ध्यान देना है। सब माइक्रोमॉलिक्यूल का मतलब समझे रहेंगे फूड से रिलेटेशन है इसका। इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इसी का बेटा नाम है रिस्पायरेशन। ठीक है, तो रिस्पायरेशन की एक डिफिनेशन ये है। दूसरी डिफिनेशन लिख रहा हूं मैं, OR जानते रहेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बोले, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बोले, जानते रहेंगे बेटा। OR जानते रहेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। OR कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है कुछ माइक्रोमॉलिक्यूल में बेटा, उनका भी ब्रेक डाउन होना ध्यान देंगे। कई बार का हिट क्वेश्चन ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सॉरी, और ब्रेक डाउन ऑफ फूड और कार्बन कार्बन बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन सम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, इन सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चूंकि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड आफ्टर दैट रिलीज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, and after that release of energy occurs, this is also called as respiration, this is called respiration। यही जो एनर्जी बेटा निकला है ATP के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो बातें आपके बेटा में लिखा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड चाहे बोले, चाहे ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हो रहा है इसका भी ब्रेक होना, और ये जो ब्रेक हो रहे हैं चाहे ये हो चाहे ये हो, किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, दैट्स वाई ये जानते रहेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ऑक्सीडेटिव हो रहा है, चूंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम हो रहा है। और यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हो रही, जानते रहेंगे रिलीज ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी रिस्टोर होगा ATP के रूप में, ध्यान देंगे। बाद में ये स्टोर होता है बेटा, स्टोर एज ATP के रूप में स्टोर रहेगा, ये ध्यान देंगे। इस तरह से पूरी कहानी हमने देख लिया कैसे रिस्पायरेशन की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने देख लिया। एक तो ये भी आपने देखा कि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है कि रिडक्टिव, तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ये 3 डिफिनीशन आती हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सम माइक्रोमॉलिक्यूल, या फिर उससे बोले भोजन का, या फिर बोले भोजन का टूटना, या फिर किसका टूटना? कार्बन कार्बन बॉन्ड का टूटना कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हम लोग अक्सर खाते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, दिस इज कॉल्ड एज रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की 2 डिफिनीशन थी, हमने ला के चिपका के इकट्ठा कर दिया बेटा, ध्यान देंगे। क्लियर रहेगा? चलें कुछ बातें और दिखाते हूँ आपको। आखिर ये जो एनर्जी आती है भोजन, ये जो भोजन है आखिर कैसे होगा? एक मिनट, कैसे बेटा हम लोग वहाँ से ऑब्टेन करते हैं? मतलब भोजन हम लोग क्या बना पाएंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बना लेंगे मान लो, और हम लोग कहाँ से लेंगे, ये सब आगे NCERT ने दे रखा है। ये फूड आखिर हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो इतना तो सबको पता है। अब ये चीज़ इकोलॉजी के पार्ट है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताते चल रहा हूँ बेटा, ध्यान देंगे। देखेंगे सबसे पहला प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। किसके बारे में? प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्लांट्स एंड BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनो बैक्टीरिया, जिसका नाम है जानते रहेंगे साइनो बैक्टीरिया। BGA जिससे बोलते हैं
सिंथेसाइज दियर ओन फूड, ये अपना भोजन बना लेते हैं बेटा, दियर ओन फूड। सो इसको बोलेंगे सो ऑटोट्रॉपिक। सो ये सो क्या हो गए, सो कॉल्ड एज, ये हो गए हैं ऑटोट्रॉफिक। जो भोजन बना ले उसे ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, जो नहीं बना पाए हैं उनको हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक। ध्यान देंगे तो ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ, जो अपना भोजन बना ले। एंड जितने एनिमल हम लोग हैं जानते रहेंगे, एनिमल्स आर, हम लोग हैं हेट्रोट्रॉपिक बेटा, ये सबको पता है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो परपोषी हैं, दूसरे से भोजन ऑब्टेन करें। मीन्स जानते रहेंगे, हेट्रो मतलब होता है पर, ट्रॉफिक मतलब होता है, ट्रॉफिक मतलब ट्रोफोस मतलब न्यूट्रिशन, दूसरे से भोजन ले रहे हैं। ध्यान, मीन्स जानते रहेंगे हेट्रो, ऑब्टेन दियर फूड फ्रॉम प्लांट, प्लांट से जो भोजन लेते हैं उनको बोलते हैं हेट्रो। अब हेट्रो में कई कंडीशन बेटा आएंगी, ध्यान देंगे। हेट्रो में ढेर सारे कंडीशन आते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हर्बीओर, कार्निओर, ये सब के सब देखेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। चले, मैं अगर चार्ट एक बनाऊं आपको नमूना, तो काफ़ी काम कर रही है ये नमूना, दिखाऊं मैं। तो ऑर्गेनिज्म, पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म हैं ये दो तरह से हो गए। ये ऑर्गेनिज्म को मैं दिखाऊं भोजन बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं बच्चों, उसके आधार पे बेटा ये दो टाइप के हम यहाँ कर दें। देखेंगे, एक तो आपने देख लिया है ऑटोट्रॉफिक, एक तो ऑटोट्रॉफिक देखा है आपने, और एक जो बना है दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक में कई और चीज़ें आ जाती हैं, ये ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक में और क्या क्या चीज़ें आएंगी। जरा देखें सब लोग, फटाक से मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। हेट्रोट्रॉपिक में क्या क्या चीज़ें आने जा रही हैं, क्या हो रहा है, ये आ जाए थिकनेस का, ठीक। अब सर हेट्रोट्रॉपिक में हो सकता है हर्बीओर, कार्निओर एंड सैप्रोफाइट, ये तीन तरह से हो सकते हैं। देखिए कैसे कैसे ये भोजन लेते हैं। अगर ये भोजन डायरेक्ट ले रहा है, ये हो सकता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो सकता है हर्बीओर, ये ध्यान देना कब मारना है हर्बीओर, कब मारना है कार्निओर, कब मारना है सैप्रोफाइट। ये सब के सब बेटा इसी के टाइप्स हैं, सब टाइप्स, ध्यान देंगे। सैप्रोफाइट हिंदी नाम सबको पता है, ये साग सब्जी खाएंगे हर्बीओर है। जो मांस खाएं फ्लेश जानवरों के, ये है कार्निओर। सैप्रोफाइट है जो डेड डिकेइंग है, जो सड़ गल चीज़ें रही वहाँ से भोजन लेके, ध्यान दें कई बार का हिट क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे दे ऑब्टेन, हर्ब मतलब है साग सब्जी पौधा, तो ये हर्ब वाले जो हैं बेटा देखेंगे, हर्बी और जो होते हैं जानते रहेंगे, ऐसे एनिमल हुए जो अपना भोजन डायरेक्टली प्लांट्स ले रहे हैं। लिखेंगे दीज एनिमल जो होंगे, दीज एनिमल, दिख रहा होगा आई थिंक, एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली पे ध्यान देना, डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। डायरेक्टली वर्ड पे बेटा ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली वर्ड पे ध्यान देना है, फ्रॉम प्लांट्स। और ये अगर प्लांट से डायरेक्टली ले रहा है तो इसको बोल दिया गया है हर्बीओर। ये क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट बनता है कुछ लोगों के, जो लोग नहीं समझ पाते, रटे ध्यान। चूंकि एक है, मान लो समझो एक बकरी थी, बकरी पौधों को खाया, पौधों से डायरेक्ट एनर्जी बकरी के पास गया, दैट्स वाई जानते रहेंगे हो गया है बेटा हर्बीओर। लिया तो दूसरे से भोजन ना, दूसरे से भोजन ले तो हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में भी कैसे कैसे क्राइटेरिया बांटी गई, ध्यान दें। कार्निओर में जानते रहेंगे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम फ्लेसेस, मांस से, ध्यान दें। ऑब्टेन इनडायरेक्टली, ध्यान देंगे। और यहां पे वर्ड समझेंगे, प्लांट के रिस्पेक्ट में इनडायरेक्ट हुआ है, ध्यान देना है। क्वेश्चन आपकी गाइड में मिलेंगे, आपके बुक में दे रखा है। इनडायरेक्टली कार्निओर को क्यों बोला गया, ध्यान देंगे। ऑब्टेन इनडायरेक्टली, मैं पहले बुक की बातें समझा दूं। ऑब्टेन इनडायरेक्टली
फूड फ्रॉम प्लांट से। और डायरेक्टली कहाँ से लिया, ये डायरेक्टली कहाँ से लिया, बकरी को खाया। एंड डायरेक्टली एंड टेक डायरेक्टली, चाहे लिखो चाहे लो, हमें सीधे डायरेक्ट लिखने जगह कम है। एंड दे ईट फ्लेसेस, फ्लेश का मतलब मांस, फ्लेश ऑफ एनिमल। ये नोट कर लेना मेरे भाई लोग। फ्लेश का मतलब यहाँ पे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में जैसे भी लिख लेंगे, फ्लेश का मतलब मांस। जानवरों की मांस खा रहा है तो मांस के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली हुआ ये, लेकिन पौधे के रिस्पेक्ट में, प्लांट के रिस्पेक्ट में जो भोजन लिया है, दैट इज प्लांट के रिस्पेक्ट में पूछे तो ये इनडायरेक्टली बोला गया। यही सबसे टफ था बेटा, अभी और समझाएंगे हम। और ये जो होते हैं सैप्रोफाइट, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ऑब्टेन फूड, ये ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड, जो डेड बॉडी होती है, डेड मरे हुए जानवर हो, कोई भी एनिमल हो, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो नष्ट हो रहा है, सड़ रहा है। डीके मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है। अगर ये दिख गया है सबको तो देख लेंगे आप लोग। इस तरह से हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया बेटा। अब देखिए ये कैसे हुआ, कुछ लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना समझ में आ रहा हो प्यारे भाई, तो इसको समझने की कोशिश करो। ये है मेरे पास बेटा एक पौधा, ये पौधा है, इस पौधे को हम लोग मानते हैं ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। ये प्लांट भोजन खुद बना लेगा तो ये है क्या, ऑटोट्रॉफिक। अब देखो बेटा, इस पौधे को डायरेक्टली जो खाएगा, जो डायरेक्टली खाया देखेंगे, ये है डायरेक्टली खाया एक गोट मतलब बकरी। रामलाल की बकरी खेत से आई, इस पौधे को डायरेक्टली खाया, डायरेक्टली बकरी ने भोजन लिया है बेटा। ध्यान देंगे तो ये बकरी हुआ है हर्बीओर, तो बकरी जो हुआ है दिस बकरी कॉल्ड हर्बीओर, ये हर्बीओर हुआ। चूंकि ये हर्ब जो प्लांट था, ये हर्ब था, मान लो साग सब्जी वाला पौधा था, खा गई बकरी। बकरी ने खाया, हर्बीओर ने, ये डायरेक्टली एनर्जी लिया पौधे से, ये देखो। लेकिन इसी बकरी को कोई लायन खा गया, शेर। देखना जरा ध्यान से बेटा, इस बकरी को कोई यहाँ पे लायन खा गया है, ध्यान देंगे। लायन ने इसके मांस को खा गया, तो लायन क्या हुआ, कार्नियोर हुआ। लायन क्या हुआ बेटा, चूंकि मांस खाया, दैट्स वाई ये है कार्नियोर। कार्नियोर चूंकि ये मांस खाते हैं, बकरी का ये फ्लेश मांस खा गया मार के। लेकिन इस पौधे के रिस्पेक्ट में लायन क्या हुआ, देखना, बकरी से डायरेक्ट लायन ने भोजन लिया, बट शुरुआत से देखो, शुरुआत से मतलब पौधे से कैसे आया, पौधे से इनडायरेक्ट आ रहा, चूंकि बीच में बकरी आ गया। ध्यान देना बेटा, पहले पौधे को बकरी खाया तो बकरी डायरेक्ट पे आया, और ये जो लायन कार्नियोर है, एनसीईआरटी ने लिखा है शुरुआत से इनडायरेक्ट के। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको दिखाऊं बेटा अलग कलर से। देखना, ये जो यहाँ से भोजन लिया है लायन ने, तो लायन ने बेटा जानते रहेंगे जो सफ़ेद लाइन है, इनडायरेक्टली लिया है फ्रॉम प्लांट। इनडायरेक्टली कहाँ से लिया, फ्रॉम प्लांट से, ये इनडायरेक्टली हो गया है। बट अगर कोई पूछे कहाँ से डायरेक्टली हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए बकरी से डायरेक्टली, डायरेक्टली फ्रॉम गोट। डायरेक्टली ईट मतलब खाना, या एट कर लो, खा चुका होगा तो ईट फ्लेश, ध्यान दें, ऑफ गोट। बकरी से भोजन जो है कि मांस खाया तो डायरेक्टली बोल दिया। प्लांट के रिस्पेक्ट में जो कार्निवोर होते हैं, पौधे के रिस्पेक्ट में अगर भोजन शुरुआत से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ले रहे हैं। यही सबसे टफ है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब क्या है। डायरेक्टली कौन खाया, आप देख सकते हैं बकरी डायरेक्टली खाया है। बकरी चूंकि सब्जी वाला चीज़ खाया, हरे सब्जी वाले साग सब्जी वाले पौधे, इसलिए हर्बीवोर है। जो मांस खाते हैं उसे बोलते हैं बेटा मांसाहारी, जो हिंदी में, या फिर ये कार्निवोर है अंग्रेजी में, आप देख चुके हैं। ध्यान, ये आपकी कहानी सैप्रोफाइट से लेके क्या था बेटा, कार्निवोर हर्बीवोर सब पढ़ाया। सैप्रोफाइट का मीनिंग हम समझा दिया। मृतोपजीवी हिंदी में पढ़ी हुई है, मृतोपजीवी वही है। चलिए ये भी लाइन हुआ है खत्म, इसको अच्छे से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा दिया था, ये भी हमने समझाया। आगे चलते हैं, आखिर कुछ बातें इन्होंने और लिख रखा है, क्वेश्चन चूंकि हर लाइन से है। जैसा कि हम लोग देखें, फोटोसिंथेसिस में बेटा एटीपी बना था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सुन लेंगे। और यहाँ रिस्पायरेशन में एक लाइन आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है, बनेगा साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक।
ठीक है, लिखेंगे फटाक से। अब वो वाला टॉपिक नहीं लिखेंगे फोटोसिंथेसिस वाली, हम चूंकि आप पढ़ चुके हो, चाहे लिखना हो लिख लो। इन फोटोसिंथेसिस जो आपने देखा था, इन फोटोसिंथेसिस एटीपी आर सिंथेसाइज या फॉर्म इन क्लोरोप्लास्ट में था, बट इन रिस्पायरेशन, जबकि रिस्पायरेशन में जानते रहेंगे, बट इन रिस्पायरेशन एटीपी जो होगा बेटा, एटीपी सिंथेसाइज या फॉर्म लिख रहा हूं मैं, फॉर्म इन साइटोप्लाज्म, जहां पे ग्लाइकोलिसिस चलती, सुन लेंगे जो नए बच्चे होंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चलती है बेटा, यहां बना, एंड साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रियम बनेगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पीछे वाली जनता यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं दिख पाएगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। ध्यान देंगे बेटा, सेल के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, वहां पे जानते रहेंगे ब्रेकडाउन हो रहा है भोजन का, वहीं पे एनर्जी रिलीज होगा एटीपी के रूप में बेटा, वही होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। ध्यान देंगे, तो ये पूरी कहानी छाप लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके बुक में भी दे रखा है, कई बार का हिट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं डिफिनेशन लिख चुका हूं, लिखना चाहे फिर से लिखें। ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सेल अकर, ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी in cell takes place, that is called as cellular respiration, that is called as cellular respiration। सेल के अंदर का रिस्पायरेशन, ये चीज जानते हैं ना बेटा। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई प्यारे बच्चों, एटीपी के रूप में स्टोर होगा। ध्यान देंगे, ये वर्ड मैंने जानबूझ के लाया। जरा आगे चलें हम लोग फटाक से। एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको बेटा, व्हाट इज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे आप, फटाक से रोक के वीडियो। चलते हम लोग क्या है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में। ठीक, तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के जानने के लिए बेटा आपको रिस्पायरेशन की डिफिनीशन पे वापस आए, जरा बताएं क्या था रिस्पायरेशन। क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा था, ध्यान देंगे, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, जो कंपाउंड, जो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होना था रिस्पायरेशन में, उसी का नाम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। द कंपाउंड विच हैज टू बी ऑक्सीडाइज, अगली लाइन लिखेंगे, द कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड या कंपाउंड विच हैज टू बी, विच हैज टू बी ऑक्सीडाइज्ड, विच हैज टू बी ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट कर लेना अच्छे से। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है क्या? ऐसा कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, उसी कंपाउंड के बेटा नाम होता है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ये पूछा जाता है, ध्यान देंगे। जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होना है उसी के नाम, जैसे जो आपने खाना खाया, मान लो अगर कार्बोहाइड्रेट टूट रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, देन कार्बोहाइड्रेट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का एग्जांपल हुआ। लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट ही होगा एग्जांपल, और हो सकते हैं कि नहीं? तो बेटा एज यूजुअली नॉर्मली हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, बट होने को हो सकता है फैट भी, प्रोटीन भी एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये जानते रहेंगे, आपकी बुक में क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बेटा। चले लिखने जा रहा हूँ मैं, लिखेंगे। जनरली समान तौर पे कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज रिस्पायरेटरी, पूरा लिखेंगे आप, सबस्ट्रेट, बट
but protein, fat, comma, fat and organic acid can also used as respiratory substrate। तो ये सब के सब बेटा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होते हैं। चूँकि जब कार्बोहाइड्रेट आपका ख़त्म हो गया तो इनका नंबर लग जाता है, तो ये भी तो टूटेंगे, टूट के हमारी बॉडी को ये बेचारे एनर्जी दे रहे हैं। कोई पूछे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या ये काम किया कि नहीं, ये भी करेगा, ये भी करेगा। एंड सम ऑर्गेनिक एसिड ध्यान देंगे, और यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ वर्ड सम ऑर्गेनिक एसिड वाली बात, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एक ऑप्शन चूज करना हो नॉर्मल तौर पे, तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट ही अक्सर टूटता है बेटा, ध्यान दी। टूटेगा, निकलेगा एनर्जी, आपको हमने बता ही रखा था। एनर्जी जब निकलता है, ये एनर्जी स्टोर होता है एटीपी के रूप में। ड्यूरिंग दिस जानते रहेंगे, ड्यूरिंग दिस जो टूटेगा ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, एनर्जी जो हुआ बेटा रिलीज, एनर्जी रिलीज एंड स्टोर्ड एज एटीपी, किस रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बेटा ये स्टोर होता है। हेंस एटीपी को ही नाम देते हैं हम लोग कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी के रूप में बेटा। ये बात पहले भी पढ़ाया गया है। जो ऊर्जा यहाँ पे रिलीज हुई है एटीपी के रूप में स्टोर हुआ, एंड यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं बेटा एनर्जी करेंसी के रूप में, ध्यान देना, ठीक है। इतने क्वेश्चन अभी तक बने हैं बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ा है, व्हाट इज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या था, कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल हमने दिखाया। मोस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल की बात करें तो वो भी हमने आपको बताया, ठीक है। तो चलें आगे की कहानी चलते हैं लेके हम लोग। अगली कहानी, ये आपका पूरा पेज हो गया है खत्म, ओके। नीचे का फर्स्ट और बगल वाला साइड वाला खत्म हो गया बेटा, ध्यान देंगे। लगे हाथों जितना हमने पढ़ा है बच्चों, आपको मैं दिखा दूं कि ये चीज़ें आपको कहाँ से पढ़ाई गई हैं बेटा। चल, तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट भी हमने दिखाया आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन था, आएंगे एक एक करके निपटाएंगे बेटा, ठीक है। चलो यहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी भी दिखा दूँ, जिससे जिन लोग को लगता है कि एनसीईआरटी भी कवर ऑफ होता रहे पैरेलल, तो ये भी हम लोग काम करेंगे बेटा। यहाँ पे देखते हैं पुष्पात पड़ा है इसमें, रिस्पायरेशन में आओ, अगर होगा तो दिखेगा, नहीं तो बाद में दिखाएंगे। रीजनिंग बैक चलते हैं हम लोग। ब्रीदिंग, ठीक है, तो यहाँ का नहीं है सिस्टम। ट्रांसपोर्ट प्लांट, रिस्पायरेशन होना चाहिए यार। फोटोसिंथेसिस हो गया बेटा। चलो कोई ना, मैं इसको आगे दिखा दूंगा यार, ज़्यादा बेटर रहेगा एक ही साथ दिखाऊँ। छोड़ो आगे चलते हैं, क्विट करो इसको। आगे चलते हैं हम लोग बेटा अपने टॉपिक पे, ठीक। इसको हटाओ। अगली हेडिंग पे आते हैं, क्या पौधे भी रिस्पायरेशन करते हैं? आपको बता दें बेटा, डू प्लांट्स के अंदर लिखा है उन्होंने ब्रीथ, तो हेडिंग है डू प्लांट्स ब्रीथ। तो सब लोग जरा बताओ, क्या पौधे भी ब्रीदिंग करते हैं? व्हाट विल बी आंसर? सोचो। यस भाई मेरे, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। यस, प्लांट ब्रीथ। और जो प्लांट ब्रीथ करता है जानते रहेंगे, तो क्या यूज करेगा ये? सबसे बड़ा क्वेश्चन हम अक्सर पूछते हैं ये बात आप लोगों को, चाहे कोई भी लिविंग बॉडी हो बेटा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिस्पायरेशन करता है तो ऑक्सीजन ही यूज करेगा एंड CO2 निकालेगा। ये मत सोचना कि हम लोग जो कक्षा 5 में कुछ याद करो, उल्टा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, पढ़ाते सही लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं उस बात को। अक्सर सुनते हैं क्या, हम लोगों ने जो CO2 निकाला है रिस्पायरेशन में, पौधे ने उसको यूज कर लिया रिस्पायरेशन। ये गलत है। पौधा CO2 यूज किया फोटोसिंथेसिस में, ये ध्यान देना हम लोग को। और पौधा भी अगर रिस्पायरेशन किया तो यूज क्या करेगा? ऑक्सीजन ही निकालेगा बेटा, ध्यान देना है। बट पौधे में खासियत क्या, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 यूज करता है। तो बहुत लोग यही उल्टा समझ लेते हैं कि हम लोग जो CO2 निकालते हैं पौधे रिस्पायरेशन में ले लेते हैं CO2। ना, किस में लेंगे? CO2 यूज तो करेगा बट वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करेगा भोजन बनाने का काम, ठीक है। बट रिस्पायरेशन के लिए पौधा भी लेगा ऑक्सीजन, ध्यान देंगे। यस, प्लांट ब्रीथ, प्लांट
अगली लाइन टेक ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन लेगा बेटा, टेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग एंड रिलीज CO2। प्लांट ही नहीं, एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म जानते रहेंगे, एवरी ऑर्गेनिज्म अगर एरोबिक है, एवरी ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ये लाइन आप कर लेंगे अच्छे से, आपकी बुक में भी लिखा रहेगा एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली बात बेटा, ये ध्यान देना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार का हिट क्वेश्चन है, पूछा जाए तो आपको भी होना चाहिए याद। चलें आगे देखते हैं हम लोग। प्लांट के अंदर प्लांट्स रूट स्टेम लीफ, ये एक बात यहाँ दे रखा है बेटा, प्लांट्स के अंदर रूट स्टेम एंड लीफ रिस्पायर, ये रिस्पायर करते हैं, रिस्पायर स्लोअर देन एनिमल। सिंपल सी बात है, एनिमल तेजी से करता है, स्लोअर देन एनिमल। एनिमल के कंपेयर में बेटा ध्यान देंगे, जो जानवर हैं उनके कंपेयर में पौधे के रूट स्टेम लीफ स्लोअर रेट से करने की फास्टर, ये आपको ध्यान देना है। तो ये है स्लोअर रेट से, जानकारी वाला क्वेश्चन, ध्यान देंगे। बहुत दूर दूर लाइनें बेटा यहाँ पे काम किए हैं, आपको मैं बताते चल रहा हूँ, जो फालतू लाइन है उसको हटाएंगे हम लोग, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए इसको हटा रहा हूँ मैं, एक चीज़ और यहीं लिख दूँ तब हटाता हूँ। कुछ ऐसे पौधे जो उडी स्टेम है, मतलब पुरातन हो जाए, थोड़ा सा मोटाई बढ़ जाए, तो स्टेम में छाल अगर बन जाए तो छाल के नीचे लेंस शेप की सेल पाई जाती है, जिसका नाम लेंटिसेल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, कई बार का हिट क्वेश्चन है बेटा, लिखने जा रहा हूं मैं। लेंटिसेल क्या है? बीनीथ बार्क, बीनीथ बार्क इन उडी स्टेम, बार्क मतलब छाल, हिंदी में लिखेंगे बार्क का मतलब छाल होता है जो पौधे का, बेटा ध्यान देना। बीनीथ बार्क इन उडी स्टेम लेंस शेप, लेंस शेप स्ट्रक्चर होता है, लेंस शेप लेंटिसेल फाउंड, सीधे लिखे देंगे आंसर, लेंटिसेल फाउंड, लेंटिसेल फाउंड। अब लेंटिसेल कोई पूछे तो लेंस शेप आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है बेटा। लेंटिसेल जो होता है लेंस शेप होता है, लेंस शेप एंड बना होता है, एंड आगे मैं लिख ही दे रहा हूँ, मेड अप ऑफ कंप्लीमेंट्री सेल, ठीक है। लेंटिसेल किसमें हेल्प करेगी ये भी लिखेंगे। लेंटिसेल हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, जो गैसेज हैं उनको एक्सचेंज करने में मदद कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज, ये ध्यान देना। गैस का आदान प्रदान होता है, कभी कभी वाटर भी वेपर के रूप में, गैस हो गया उड़ गया बेटा, ऐसे ट्रांसपिरेशन का नाम, सॉरी ट्रांसपिरेशन में लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन पढ़ा जो कि बहुत कम होता है। गैसियस एक्सचेंज, लेंटिसेल हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ये ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट प्रीवियस ईयर ऑल इंडिया एम सभी में बच्चों आया हुआ है, ध्यान दें। लेंटिसेल हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। अगला है लेंटिसेल मेड अप ऑफ, सब पॉइंट तोड़ दे रहा हूं बेटा मैं, लेंटिसेल मेड अप ऑफ कंप्लीमेंट्री सेल। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आप बस सुने रहे नाम, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी में आएगा बेटा, ठीक। इस तरह से लेंटिसेल क्या था, कहाँ पे रोल था, ये ध्यान रखना, सभी पौधे में नहीं, आपको ध्यान रखना है बेटा। इन उडी स्टेम, उडी मतलब जो होता है ऐसा पेड़ जहाँ पे स्टेम थिक हो, मोटाई हो, कभी कभी देखें ऐसे गंगम खोड़रा की तरह बोलते हैं, ऐसे मान लो थोड़ा बहुत ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखें, तो उडी स्टेम में ये होते हैं लेंटिसेल जो कि हेल्प करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेटा पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान देंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ठीक। चले आगे मैं रिस्पायरेशन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ बेटा, रिस्पायरेशन की इक्वेशन फटाक से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कंप्लीट कंबंशन ऑफ ग्लूकोज जो होगा उसको देखेंगे, इन रिस्पायरेशन जानते रहेंगे, इन रिस्पायरेशन
कंप्लीट कंबंशन ऑफ ग्लूकोज अकर, कंप्लीट कंबंशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। और ये कैसे कहानी चलती है मेरे भाई, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसका कंप्लीट है, वो क्वेश्चन कई बार आ गया है, रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस, तो कंबंशन रिएक्शन है। ध्यान, रिस्पायरेशन की इक्वेशन देखें, अगला लाइन बेटा लिख रहा हूं मैं। इक्वेशन जो है ऑफ रिस्पायरेशन का इक्वेशन पूछा जाता है तो सबको आना चाहिए भाई मेरे। देखिए बेटा, यहाँ पे है C6H12O6, शॉर्टकट कर दो ना, पूरा रिस्पायरेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ रेसिपी मतलब रिस्पायरेशन। यहाँ देखेंगे बेटा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया हमने C6H12O6, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंबंशन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 6O2 मॉलिक्यूल होगा, इसकी प्रेजेंस में बेटा ये ब्रेक डाउन हो रहा है। और अभी हमने बताया ब्रेक डाउन होगा तो CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगी, 6CO2 प्लस 6H2O, एंड यहाँ पे निकल रहा है एनर्जी रिलीज हुआ है। एंड यहाँ पे यही एनर्जी जो रिलीज हुआ है, दिस एनर्जी रिलीज जो होता है ATP के फॉर्म में यही स्टोर होता है, जो कि आपको बताया। अब हम लोग यही पढ़ेंगे बेटा आगे, ये एनर्जी जो है ATP के रूप में हमको मिलती है, ध्यान देना। तो ये हो गए हैं सबके सब इसके एंड प्रोडक्ट। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बेटा टूट रहा है, ये एंड प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। कई बार का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए आगे आपको बता दूं मैं, इस प्रोसेस में हुआ क्या है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ है और ये सब क्या क्या यहाँ निकले हैं। ठीक है, जब तो ग्लूकोज का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा है, तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है या रिडक्टिव। तो यहाँ पे जानते हैं ग्लूकोज का है ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज बेटा ऑक्सीडाइज हुआ है, ध्यान देंगे, चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका इक्वेशन यूज करो, यहाँ पे रटो ना। अगर ये क्वेश्चन याद है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 फार्मूला सबको पता है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यूज हुआ, ट्रिक ये 6 यहाँ पे यूज हुआ है, 6 CO2 निकला है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसे रटे रहना बेटा। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो हम लिखोगे नहीं, फॉर वन कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ग्लूकोज के, हाउ मेनी ऑक्सीजन रिक्वायर, 6 ऑक्सीजन रिक्वायर। कितना निकल रहा है, 6 CO2 निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल नेट जो है 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए। ATP आगे पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस कितनी बनी, कितनी खर्च हुई, ये क्रेब्स साइकिल में कितना हुआ, कितना खर्च हुआ बेटा, ये सब देखेंगे लोग। ETS में क्या हुआ, घटनाएं कितनी ATP वहां बनी। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है आधे बच्चों को, भैया ATP कहाँ कितना बनता है। तो ATP का पूरा गच्चा जो खाते हैं बच्चे, उसका हम लोग एकदम निजात करके अलग से पढ़ेंगे, ATP फॉर्मेशन कहाँ कैसा होता है, बहुत मजा आएगा आपको बेटा, ध्यान में। तो ये देखेंगे फॉर कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडेशन, आप देख लेंगे 6 ऑक्सीजन चाहिए, 6 CO2, ये सब रिलीज हुआ, ये सब थ्योरी में लिखे नहीं जाएंगे। इस इक्वेशन की बेटा आप लोग समझें, सीखें कैसे ये कहानी चल रही है, ध्यान देंगे। चलें यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ न कुछ ऐसी काम यहाँ पे चलेंगी बेटा, कैसे कहानी होने वाला है। इन लिविंग बॉडी में देखेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा रिस्पायरेशन का, वही अभी हम आ रहे हैं। इन लिविंग बॉडी जानते रहेंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एट फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन क्या होने वाला है, बस इतना हम बता के छोड़ें। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एट फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन, ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा 2 मोल पायरुविक एसिड में इनटू पायरुविक एसिड में, सभी में ये कहानी चलेगी, इनटू पायरुविक एसिड विच इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, या फिर दिस इज कॉल्ड एज, ये जो चीजें हुई है दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो बेटा यहाँ तक हमने कर लिया है, कहानी खत्म। इसका मतलब हम लोग को रिस्पायरेशन में जो पहला स्टेप होने वाला है वो क्या होने वाला है, पहला स्टेप भाई मेरे, दैट इज ग्लाइकोलिसिस पहले चलने वाली है। ध्यान, ग्लाइकोलिसिस हम लोग चलाएंगे आगे, बट उसके पहले कुछ पॉइंट और पढ़ना पड़ेगा। लिविंग बॉडी कोई भी हो, लिविंग बॉडी मतलब लिविंग बॉडी, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सभी में पहला स्टेप चलता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म चलेगा, ये सब आगे देखेंगे, सही से लिखेंगे। और ग्लाइकोलिसिस में हुआ क्या है, ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ और ये चेंज हो जाता है, इसमें बेटा ये ध्यान देना है।
तो ग्लाइकोलिसिस अभी आगे हम लोग देखेंगे कि करके, लेकिन उसके पहले 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे जैसे कि आपके क्वेश्चन बीच बीच में फंसे न बेटा हो जाए। एक चार्ट भी बनाएंगे हम लोग, वो भी देखेंगे। चले ये नोट कर लेना बेटा। आगे आपको मैं बताऊं नोट पॉइंट में 2 बातें, तब जाके हम लोग बाद में आएंगे स्टेप पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस का। नोट पॉइंट के जरा ये बात देखिए बेटा, सबसे पहला एक होता है फ्लोटिंग रिस्पायरेशन, दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे पढ़ेंगे। एक है फ्लोटिंग रिस्पायरेशन ऑन द बेसिस, आप जानते रहेंगे कैसे हमने यहां बनाया। फ्लोटिंग रिस्पायरेशन के 2 टाइप कैसे हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन सी यूज हो रहा है बेटा, उसके आधार पर यह है, ध्यान देगा। ये फ्लोटिंग रिस्पायरेशन है। और दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन ये जानते रहेंगे, क्वेश्चन आपकी गाइड में मिलते हैं, अक्सर आप लोग गड़बड़ा देते हैं। तो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन वही है नॉर्मल रिस्पायरेशन। नॉर्मल रिस्पायरेशन में जब बेटा हमारा ग्लूकोज का यूज हो तब बोलेंगे, ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन कई बार हुआ है। जानते रहेंगे इट इज नॉर्मल रिस्पायरेशन, इट इज नॉर्मल रिस्पायरेशन एंड इन विच क्या चीज यूज हुआ है, इन विच कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यूज एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में देखेंगे क्या चीज यूज हुआ है, उसके आधार पे प्यारे बच्चों रिस्पायरेशन 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर बेटा ऐसा रिस्पायरेशन जहां पे नॉर्मल तौर पे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज लिखा रहे वो यूज हुआ है, कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, तब जाके ऐसे रिस्पायरेशन को हम लोग बोलेंगे फ्लोटिंग रिस्पायरेशन, मतलब आराम से काम हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में, बहुत इजी हो गया। और आगे आते पी फॉर प्रोटोप्लाज्मिक, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन रटे रहेंगे। कभी कभी सेल भूखी रहे, एक पत्ती मान लो पौधा कुछ दिन स्टारवेशन में है, स्टारवेशन मतलब भूखा है बेचारा, यही से कि अन्ना हजारे बन जाओ, 10 दिन तक खाना ना खाओ केवल पानी पीते रहो, तो आपके अंदर का ग्लूकोज सब यूज हो गया, कार्बोहाइड्रेट मान लो। लास्ट में याद करो प्रोटीन जब टूटने लगे, फैट भी टूटने, अब लास्ट में क्या टूटता है, प्रोटीन। जब प्रोटीन टूटे इसका मतलब प्रोटीन टूट रहा है, तो प्रोटीन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हुआ। जब वो टूट के आपको एनर्जी दे तो ऐसे रिस्पायरेशन का नाम प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन बोलेंगे, क्योंकि यहां पे यूज हो रहा है प्रोटीन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में। लिखेंगे व्हेन प्रोटीन यूज एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज हो, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट लिखा है बेटा, ध्यान देंगे। देन दिस इज कॉल्ड लिखे, चाइना लिखे, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। ये हो गया है प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन बेटा। ठीक है, ये रिस्पायरेशन आप कंप्लीट लिखेंगे। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही पूछेगा बेटा कि प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन में क्या यूज हुआ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, तो ऐसे टिक कर लेना, पी से प्रोटीन और पी से मार देना प्रोटोप्लाज्मिक। नॉर्मल तौर पे जो होगा उसका नाम होगा फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। ठीक है भाई, ये है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पे रिस्पायरेशन का 2 टाइप, नोट कर लेना अच्छे से। चलो इसको मैं हटाने जा रहा हूं, नोट कर चुके होंगे बेटा। एक चार्ट और बनाएंगे हम लोग, नोट पॉइंट ही चलेगा। रिस्पायरेशन को फिर से डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस, आप बेटा जानते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड ऑक्सीजन की अब्सेंस में। ये तो सबको पता होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बोलते हैं एरोबिक, नहीं है तो ऐसे रिस्पायरेशन का नाम एनएरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। एकदम इजी है, चलें उसको भी चार्ट बनाओ जिससे आपको इजी लगे, क्योंकि बेटा ये कहानी आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे रिस्पायरेशन देखिए बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस अब्सेंस के आधार पर देखा जाए तो एक तो हो गया बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन, ये आप जानते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम होगा एरोबिक ऑर्गेनिज्म। और दूसरा जो होगा आप देखेंगे, दूसरा जो है दैट इज एनारोबिक। दूसरा कौन से बेटा, एनारोबिक रिस्पायरेशन। कोई भी रिस्पायरेशन हो, ट्रिक जानो, कोई भी रिस्पायरेशन हो, पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस। ठीक समझ में आया, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, हमेशा जानते रहेंगे फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस होगा, ये ध्यान देना बेटा। ठीक है,
ये जानते रहना ये कब हो रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन जानते रहेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये बच्चा जानता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये होगा इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने वाला है, ध्यान देना है, इट अकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आगे लिखेंगे इसमें पहला स्टेप क्या होगा, जानते रहेंगे। फर्स्ट स्टेप जानते रहेंगे क्या होने वाला है बेटा, ध्यान देंगे। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस होगा, फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस हुआ यहाँ पे। यहाँ भी जो होगा बेटा जानते रहेंगे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप यही होना है, ग्लाइकोलिसिस अकर। तो आप जरा बताओ क्या ग्लाइकोलिसिस दोनों में हुई कि नहीं? ग्लाइकोलिसिस दोनों में हुआ है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में हुआ, यहाँ भी हुआ यहाँ भी, सो ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन हो गया, ध्यान देंगे। आगे कहानी देखिए बेटा, इसके जस्ट बाद अगली कहानी जो होगा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होगा बेटा, ध्यान देंगे। इसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा इसके में, ध्यान देंगे। आफ्टर दैट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सी, इसको मैं पीले से ही लिखूँगा, पीला रहेगा पीला, जिससे आपको मजा आए। इसके बाद हुआ है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा बेटा एरोबिक में। इसके बाद होगा क्रेब्स साइकिल चलेगी, एक एक साइकिल हम लोग चलाना सीखे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल मतलब आपके बुक का ये पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, इसको भी चला के दिखवाएंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हम लोग का फिर हो जाएगा ख़त्म। ठीक, ये पूरी कहानी जब ख़त्म हो जाएगी इसको देखेंगे हम लोग। और ये जो प्रोसेस हुआ इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं एरोबिक। वहाँ जब देखेंगे रियल में चूंकि ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन होगा यहाँ, लेकिन ये जो होगा ओनली चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए ये एरोबिक रिस्पायरेशन की हेडिंग में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ये है एक्चुअल में एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल से, और ये है चूंकि ये तीनों चीज़ें चलेंगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, एक एक करके देखेंगे हम लोग, एकदम इजी समझे, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। आप खुद ही बताओगे इसमें क्या हुआ, जरा बताएं। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस कॉमन है। आफ्टर दैट बेटा ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पे सुन लेना, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और ये जानते रहेंगे एनरोबिक प्रोसेस जो हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद फॉलोड बाय फर्मेंटेशन हो जाता है, इसके बाद होता है फॉलोड बाय फर्मेंटेशन बेटा। फर्मेंटेशन जब पढ़ेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वहाँ इथाइल अल्कोहल बनेगा, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकलेगा, देखेंगे साइड में CO2 निकले। इस तरह से आपने देख लिया क्या कैसे कहानी। जब देखिए एनरोबिक प्रोसेस हो, एनरोबिक रिस्पायरेशन हो, चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो या एनरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे, ये एनरोबिक ऑर्गेनिज्म में चल रहा है और ये एरोबिक में कौन से स्टेप कॉमन हुआ आपको देखो मैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस कॉमन हुआ, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। ये है ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे। तो ऑल ओवर मैं यहाँ पे एक चीज़ बता सकता हूँ, चाहे यहीं पे ग्लाइकोलिसिस जो है दोनों जगह बेटा, तो ग्लाइकोलिसिस कॉमन हुआ है दोनों स्टेप में। ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ। ठीक है, चाहे एरोबिक प्रोसेस हो बेटा, चाहे एनरोबिक प्रोसेस हो, ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन है बच्चों। ये आप देख सकते हैं, कई बार का हिट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए तो आप कर लेंगे, ध्यान देंगे बेटा। ठीक, ओके, आप देख लें, बहुत ईजी। तो ग्लाइकोलिसिस चूंकि पाया जाता है प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोट में भी, आगे हमने देखा है बेटा, आगे देखेंगे मतलब एक एक करके, ध्यान देंगे। फाउंड इन बोथ, ये चीज़ आगे हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ ना लिखना, मैं बता दे रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस पाया जाता है हर जगह, चूंकि ये पाया गया है फाउंड इन प्रोकैरियोट भी एंड यूकैरियोट। फाउंड इन प्रोकैरियोट में भी होगा एंड यूकैरियोट, सभी में होता है ये। इस वजह से चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे ना हो, ये ग्लाइकोलिसिस हर जगह कॉमन पाथवे होगा, ये ध्यान देना है। देखिए रिस्पायरेशन का चार्ट बन गया। एरोबिक रिस्पायरेशन में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी बेटा। पहला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, जो कि दोनों में कॉमन है, ध्यान देंगे। एनरोबिक होगा तो फर्मेंटेशन आपकी एनसीईआरटी दे देता है, आप समझ नहीं पाते सीक्वेंस। लेकिन एरोबिक के रिस्पेक्ट में, एरोबिक ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बेटा पढ़ेंगे तो सबसे पहले बच्चों ग्लाइकोलिसिस स्टेप पढ़ेंगे, चूँकि हायर प्लांट की बात करोगे। बीच में एनसीईआरटी फर्मेंटेशन दिया, समझो उसको नोट कर लो। फर्मेंटेशन किस में आएगा, एनरोबिक में आएगा, तो उससे गच्चा मत खाना। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस बाद अगर एरोबिक की बात करेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन में आता ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये प्रोसेस आएगा। उसके बाद आएगा क्रेब्स साइकिल आएगा बेटा। उसके बाद क्या आएगा, अब देखेंगे ETC,
और जाके लास्ट में ये खत्म हो जाएगा, ईटीसी खत्म हुआ तो रिस्पायरेशन खत्म। फिर पढ़ेंगे लास्ट में आरक्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा धड़ाम से फिनिश। ठीक, तो आज की कहानी मेरे दोस्त यहीं तक करेंगे। अभी जितना पढ़े फटाफट 2 मिनट में बता दें। अरे क्या था रिस्पायरेशन डेफिनेशन बेटा, रिस्पायरेशन कैटाबोलिक केनाबोलिक जरा बता दो भैया। कुछ चीज कट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है मटेरियल का, जो फूड है वो ब्रेक डाउन होना, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ब्रेक हो रहा है इसका मतलब कैटाबोलिक है, एनर्जी रिलीज हुआ, दैट्स व्हाई एक्सर्गोनिक प्रोसेस। रिवाइज करो फटाक से, कैटाबोलिक एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ब्रेक डाउन होने को यही लिखा उन्होंने, सम मैक्रो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाए बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कट रहा है। ये डिफिनेशन भी है रिस्पायरेशन की। ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल हो, चाहे ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रो मॉलिक्यूल हो, चाहे ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो तीनों डिफिनेशन हमने इकट्ठा लाया है, दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन बेटा। सेल के अंदर टूटे एनर्जी रिलीज हो, दिस इज कॉल्ड सोलर रिस्पायरेशन। एटीपी बनेगा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहां केमी ऑस्मोटिक पढ़ाया था याद करो। एंड रिस्पायरेशन की बात करोगे साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, यहां भी बनेगा एटीपी। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक प्रोसेस चलेगा, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। फिर पढ़ाया हमने रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल विच हैज टू बी ऑक्सीडाइज्ड, जिसका ऑक्सीडेशन होना है, उसी के नाम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है, ध्यान देंगे। और यूजुअली तौर पे ये होता है कार्बोहाइड्रेट, बट हो सकता है क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन, फैट एंड सब ऑर्गेनिक एसिड भी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। तो एग्जांपल पूछे तो आपको ध्यान देना कैसे करना है। ठीक है बेटा, अलग अलग चारों डिफरेंट ऑप्शन, तो कार्बोहाइड्रेट चूज करना, आल दे दिया जाए, आल ऑफ दी अबव, तो सबके सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। एनर्जी करेंसी अगर पूछा जाए एटीपी जो रिलीज हुआ उसी को बोला गया है, ध्यान देंगे। क्या पौधे ब्रीदिंग करते हैं, यस प्लांट ब्रीथ, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं और सभी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा। 2 टाइप के फिर हमने पढ़ा है। एक इक्वेशन हमने लिखवाया बेटा पूरा, एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन 6, और प्रोडक्ट क्या निकला बेटा 6 CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल। एंड बाद में हमको एनर्जी मिली है, कितना कहाँ मिलेगा, किस स्टेप में, एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। 2 टाइप की रिस्पायरेशन पढ़ाया, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन एंड प्रोटोप्लाज्म। पास से प्रोटोप्लाज्म जब प्रोटीन यूज हो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे तब, और जब यूज हो रहा है प्रोटीन के अलावा यूजुअली कार्बोहाइड्रेट जो चल रहा है यूज हो रहा है अगर रिस्पायरेशन में, तब यूजुअल रिस्पायरेशन जो हो रहा है बेटा नॉर्मली दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। बस पास से प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन समरी बहुत जरूरी है, इससे आपको पूरा रिफ्लेक्स में आ जाता है बेटा, रिविजन टाइप के, जैसे आपको ऑफलाइन में मजा आता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे, मजा आएगा, आपको पूरा रिलेट कर दे रहा हूँ मैं। तो लास्ट में फिर बता, कोई भी लिविंग बॉडी हो, पहला स्टेप होगा रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन होगा बेटा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट। एक चार्ट बनाया देखो इतना ईजी करके, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और एनरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन को हो बेटा, ध्यान देंगे। लेकिन कोई भी चीज हो, कोई भी लिविंग बॉडी हो, एरोबिक ऑर्गेनिज्म चाहे एनरोबिक, पहला स्टेप जो होगा वो ग्लाइकोलिसिस होगा, दोनों में कॉमन, ग्लाइकोलिसिस कॉमन इन बोथ। ये जानते रहना बेटा, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे होता है, सभी में चलता है, ध्यान देना। फिर लेकिन अगर एरोबिक की बात करें, हायर प्लांट, हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, तो ग्लाइकोलिसिस बाद सेकंड स्टेप कौन आने वाला है, आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप आ रहा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोनेशन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीसी। और यही चीज आपकी बुक में दे रखा है, ऑक्सीडेटिव के पहले ही एक हेडिंग एरोबिक रिस्पायरेशन नाम से। तो ऐसे करके हम ये फॉलो करेंगे आपको, और फर्मेंटेशन हम पढ़ाएंगे अलग से, जिससे आपको सीक्वेंस न गड़बड़ाए, एक एक चीज नजर आए, पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीसी, और फिर इस तरह से चैप्टर करेंगे खत्म। ठीक है भाई मेरे दोस्तों, तो आज तक यही, आज की कहानी मतलब यही करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे बेटा, फिर मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। कोशिश करूंगा मैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कभी न कभी यूट्यूब पे लाइव आ जाऊंगा आपकी खुशी के लिए, चूंकि आप चाह रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए परेशान न होंगे। बाकी मैं देखता हूँ चीटिंग वोटिंग कैसी है, अच्छे से इसको सुधारता हूँ। ठीक है बाबा, टेक केयर।